रूस ने कल अपनी पूरी तवज्जो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर मरकूज रखी। आज भी कीव पर रूस की जानिब से मिसाइल दागे जाने का सिलसिला हनूज जारी है। कीव पर कई इलाकों में धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी जा रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी दरमियान के कुछ सैटेलाइट तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई है, जिससे मालूम होता है कि कम अज कम 150 रूसी हेलीकॉप्टर और तमाम फौजी यूक्रेन की सरहद से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर तैनात है। अमेरिका की निजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी ने ये तस्वीर जारी किए। बताया गया है कि उनकी मौजूदगी जनूबी बेलारूस में है। तस्वीरों में बेलारूसी शहर चोजनकी के करीब बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर की तैनाती दिखाई गई है, जिसमें 90 से ज्यादा हेलीकॉप्टर सड़क पर खड़े हैं। दिफाई अमूर के माहिर एसपी सिन्हा का रूस यूक्रेन जंग पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। जिस तरह से यूक्रेन के आम जनता को कष्ट हो रहा है, बेटी रो रही है, बाप विदाई दे रहा है, एक छोटा बच्चा रो रहा है, लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड मेट्रो में रात रात बिता रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है। रूस की सेना कीव से करीब 10 किलोमीटर दूर पे है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 घंटा में ये कहानी ख़त्म है और रूस का पूरा कब्जा हो जाएगा कीव पे। ये सबसे बड़ा जो दोष है वो इस पूरे वारदात में 2 दोषी हैं, प्रेसिडेंट यूक्रेन और अमेरिका और नाटो। ये अमेरिका और नाटो ने जो फॉल्स विश्वास दिया था यूक्रेन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, उसके आधार पे प्रेसिडेंट यूक्रेन ने पंगा लिया रूस के साथ। हुआ क्या? लड़ाई तो पुतिन तो उनकी तो जो इच्छा शक्ति है बहुत प्रबल है, उन्होंने तो फैसला कर लिया डू और डाई, हमको यूक्रेन में अमेरिका और नाटो को नहीं घुसने देना है, चाहे कुछ भी हमको प्राइस देना पड़े। इकोनॉमिक सैंक्शंस का जो वेपन था, हथियार जो अमेरिका सोचता था उससे डर जाएगा रूस, नहीं डरा, वो उसके लिए तैयार था। तो सवाल ये होता है कि जब एक देश का लीडरशिप और पुतिन ऐसे लीडर डू और डाई कर फैसला लेने में तैयार हैं तो कष्ट हो जाता है, और वही हुआ है। तो अमेरिका और नाटो ने मदद नहीं किया और यूक्रेन तो रूस का सामना कर नहीं सकता है, तो हार तो निश्चित थी। लेकिन अभी बुद्धिमत्ता है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे जाओ और जनता जनार्दन के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि वो तुरंत शांति घोषित करें, सीज फायर करें और जनता को विश्वास दिलाएं कि भाई आप रोड पे चल सकते हो, और एश्योरेंस दे दे रूस को कि हम नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे। तभी स्थिति सुधार होगी, नहीं तो और भी खून की नदियां बहेगी। रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह पर पाबंदियों और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव डालने की कोशिशें मुसलसल जारी रही हैं, ताकि वो फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां रोक ले। लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। दरअसल हिंदुस्तान ने खुद को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद से अलग कर लिया, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहत की मजम्मत की गई थी और पड़ोसी मुल्क से रूस अफवाज के फौरी मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जुमे के रोज अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश की गई करारदाद के मुसवदे पर वोट दिया। पोलैंड, इटली, एस्टोनिया और न्यूजीलैंड समेत कई दीगर ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया, जबकि हिंदुस्तान, मुत्तहिद अरब अमारात और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के वेटो की वजह से ये करारदाद रद्द हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा टी.एस. तिरुमती ने रूस के करारदाद के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब के दौरान कहा कि यूक्रेन के हालात पर हिंदुस्तान गहरे दुख का इजहार करता है। तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि बातचीत ही मसले का वाहिद हल है। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine.
We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. I thank you. हमारे साथ माहिर उमूर खारजा मुहिबुल हक साहब जुड़ चुके हैं। मुहिबुल हक साहब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। अब हिंदुस्तान ने करारदाद से खुद को अलग कर दिया है। हिंदुस्तान को लेनी ही थी। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें रशिया और अमेरिका दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर हैं। ऐसी हालत में हमारे ताल्लुकात दोनों कंट्रीज से भी, नेटो कंट्रीज से भी हैं और साथ ही साथ रशिया से भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं जी। तो हिंदुस्तान कोई साइड लेने की पोजीशन में नहीं है, जिसे कहते हैं अनकंफर्टेबल जोन में बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये हिंदुस्तान का बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही मेच्योर्ड कदम था कि साइड लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि एब्सटेन किया, वोटिंग से एब्सटेन किया। जाहिर सी बात है, ये जो रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन को तो वीटो होना ही था, क्योंकि रशिया खुद इस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा था और रशिया के पास वीटो पावर है, तो रशिया ने वीटो करना ही था। जितने भी रेजोल्यूशन आएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ यूक्रेन पे, वो सब रशिया खुद वीटो करेगा। हमें देखना ये कि चाइना तक ने एब्सटेन किया है और चाइना के एब्सटेन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जाहिर सी बात है, जब चाइना एब्सटेन कर रहा है जो रशियन ब्लॉक में समझा जाता है, तो फिर हिंदुस्तान अगर एब्सटेन करता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। फौज अब कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, ये तो होना था। एक जो इंटरनेशनल रिलेशन की सबसे अहम थ्योरी है वो रियलिस्ट थ्योरी कहलाती है। उसमें ये कहा जाता है कि हर कंट्री को क्राइसिस के वक्त में सेल्फ हेल्प यानी अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, अपनी ताकत पे ही मुनहसर करना पड़ता है। यूक्रेन की लीडरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने सिचुएशन को नहीं समझा। उन्हें ये मालूम होना चाहिए था कि रशियन अगर अटैक होता है तो नाटो कंट्री वीटो के अलावा या जबानी खर्च अल्फाज के खजाने तो लुटाते रहेंगे मुख्तलिफ फोरम पे, लेकिन इफेक्टिवली कुछ नहीं करेंगे। तो जब आप अपनी कंट्री को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं थे तो एक जो मिलिट्री सुपर पावर है उसके रैत को इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी जानिब नाटो ने साफ तौर पर यह भी वाजा किया कि जमीन के एक एक इंच की हिफाजत हम करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो वो हिफाजत किस तरह से करेंगे? वो तो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं कर रहे। और इकोनॉमिक सैंक्शन देखिए इफेक्टिव नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि बहुत सारी कंट्रीज जो है यूएस स्पॉन्सर्ड सैंक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर चाइना ही सपोर्ट नहीं करेगा और बहुत सारी और कंट्रीज, क्योंकि यूएस ने जो सैंक्शन लगाया, ईरान है, चाइना है, आप बहुत सारी कंट्री पे लिमिटेड सैंक्शन है उनके, तो अल्टीमेटली वो सब तो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे ही। तो मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पे आकर के, और अब अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट नेगोशिएट करेंगे तो अब एक डिफेटेड कंट्री के हैसियत से नेगोशिएट करेंगे, तो इसलिए उनकी वो बार्गेनिंग पोजीशन उतनी मजबूत नहीं होगी, उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे रशिया के सामने। बिल्कुल मुहिबुल साहब, इस तरह के अभी हालात बने हुए हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हैं या वहाँ के मकामी हैं, काफ़ी ज़्यादा कशीदगी का वहाँ पे मुजाहरा हो रहा है। हर एक तरफ से बहुत ज़्यादा कशीदगी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आ जाएगा। दिनों की बात नहीं है, कुछ घंटों की बात है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि हालात जिस तरह से कशीदा होते जा रहे हैं, तो उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ वक्त में ही फैसला सामने आ जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।
नाटो ने वादा किया है कि वो यूक्रेन की जमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मुकम्मल इमदाद भी फराहम की जाएगी। नाटो के सरबराह ने कहा कि रुकने ममालिक के रहनुमाओं और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर रूस और यूक्रेन में फौज भेजने और इत्तेफाक किया है। दरअसल रूसी फौजियों ने कीव में जबरदस्त फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकता है। दूसरी जानब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौज से कहा है कि वो कंट्रोल अपने हाथ में ले। कीव में हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से अपने मुल्क के शहरियों के लिए अहम हिदायत जारी किए गए हैं। हिंदुस्तानी सफारत खाने ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने मकामात पर ही कयाम करें और सरहदी इलाकों में जाने से कतई गुरेज करें। हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से मजीद हिदायत जारी होने तक किसी भी किस्म की नकल मकानी करने से गुरेज करें, क्योंकि मुख्तलिफ चीफ पॉइंट्स और सरहदों पर हालात इंतहाई नाजुक है। सफारत खाने की जानिब से जारी किए गए मकतूब में यह भी कहा गया कि अपने इलाकों में ग़िज़ा और पानी और दीगर बुनियादी सहूलियतें जिस हद तक भी दस्तयाब है उस पर सब्र व इस्तिकामत से काम ले और गैर ज़रूरी तौर पर अपने मकानों से बाहर निकलने से एहतियात करें। यूक्रेन में रूसी फौज के हमलों के बीच हुकूमत हिंद की जानिब से वहां मौजूद हिंदुस्तानियों को हिफाजत से वतन वापस लाने की कोशिशें मुसलसल जारी है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की फजाई हुदूद की बंदिश के बाद हुकूमत हिंद उन्हें बहिफाजत वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और मुतबादिल रास्तों की तलाश में है। अब यूक्रेन में फंसे लोगों को सरहद के रास्ते रोमानिया लाया जाएगा और वहां से उन्हें हवाई जहाज के जरिए हिंदुस्तान लाया जाएगा। एयर इंडिया आज अपनी 3 परवाजें रोमानिया की राजधानी बखारेस्ट और एक परवाज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के लिए भेजेगा ताकि हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा सके। मुंबई के एयर इंडिया का एक तैयारा रोमानिया के राजधानी बखारेस्ट पहुंच चुका है। ये तैयारा हिंदुस्तानियों को लेकर आज शाम 4 बजे मुंबई के छत्रपति महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। मरकजी वजीर पीयूष गोयल हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी तलबा का इस्तकबाल करेंगे। As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा अपने मुल्क को बहिफाजत वापस लाने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में फंसे मीरठ व दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कई मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन तलबा ने हिंदुस्तान को बहिफाजत वापस ले जाने वीडियो पैगाम के जरिए हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 20,000 से ज़ायद तलबा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अलावा दीगर शहरों में तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में रूस की जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला खुनूस जारी है। इसी तरह का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ, जहां मुजाहिरीन ने रूस से यूक्रेन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। वहीं रोम में रिहायशियों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। मुजाहिरीन अतालवी दारुल हुकूमत में जमा हुए और सदर पुतिन से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन पर हमला रोक दे। ये मुजाहरा एथेंस में रूसी सफारत खाने के सामने शुरू हुआ और अमरीकी सफारत खाने तक पहुंच गया।
मुजाहिरीन ने रूसी सफारत खाने के बाहर रूस मुखालिफ नारेबाजी लगाई। यूनानी कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों हामियों ने यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ एहतजाज किया। वक्त हुआ चोट से वक्फे का। बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां हिजाब पर जारी तनाज़े के दरमियान जनूबी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी ने अपने महकमे तालीम के अफसरान से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी तालिब इल्म मजहबी लिबास में स्कूलों में न आए। SDMC के एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन नीतिका शर्मा के मुताबिक मशरकी दिल्ली के एक स्कूल में एक वाकया सामने आया जहां एक लड़की हिजाब पहनकर स्कूल गई थी। इसको जहन में रखते हुए हमने स्कूल में ड्रेस कोड पर अमल करने का हुक्म जारी किया। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम प्राइमरी स्कूल MCD के तहत आते हैं। हम बच्चों को मजहब की बुनियाद पर लिबास पहनने की इजाजत नहीं दे सकते। स्कूल को मजहब की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। नीतिका शर्मा के मुताबिक तलबा को अपने लिबास पहनने के अंदाज में यकसा नजर आना चाहिए, वरना उनमें अदम मसावत का एहसास बढ़ेगा। शर्मा ने डायरेक्टर एजुकेशन SDMC को खत भी लिखा है। दिल्ली MCD के स्कूलों में भी हिजाब को लेकर कुछ शिकायतें आई और उसके बाद साउथ MCD की तरफ से पार्षद नीतिका शर्मा ने एक लेटर लिखा है। और क्या वो लेटर है, क्या कुछ मांग की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पार्षद नीतिका शर्मा। नीतिका जी, आपने एक लेटर लिखा है और आपके पास शिकायत आई थी कि स्कूल में जो कुछ बच्चे हैं जो अलग तरीके की वेशभूषा में आ रहे हैं। देखिए, स्कूल में हमारा एक ड्रेस कोड होता है और हम सभी MCD स्कूल में फ्री ड्रेस देते हैं, हर साल देते हैं। तो ये अनुशासन रहे बच्चों में और एकता रहे, इसीलिए दी जाती है ताकि सब एक समान लगे, अमीर गरीबी का कोई फ़र्क ना हो और एक साथ बैठ के उनको एक जैसा दिखे। तो अगर आप अलग अलग ड्रेसेस पहन के आएंगे, आप चमकीली ड्रेस पहन के आ रहे हैं या आप कुछ और पहन के आ रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग दिखेगा, कोई अनुशासन नहीं दिखेगा। तो स्कूल विद्या का मंदिर है, या विद्या लेने आइए। जिस तरह मुझे सुनने में आया कि बच्चे कुछ हिजाब का इस तरह से घटना आई, तो हिजाब आप पहनिए, मदरसों में पहनिए, आप धार्मिक जब आप जाते हैं वहाँ पे पहनिए, लेकिन स्कूल यहाँ पे विद्या ग्रहण करने आते हैं विद्या के लिए, और एक समानता रहे, अनुशासनता रहे। तो इसीलिए हमने ये लेटर मैंने भेजा है जी। तो आपने ये जो लेटर लिखा है तो सारी जगह इनकी कॉपी भेजी गई है, और क्या लेटर लिखने के बाद ये रूल वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, और अभी अचानक से इस तरीके के लेटर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हिजाब वाला मामला अगर हम देखें तो लंबे समय से चल ही रहा है, सियासत भी इस पर हो रही है। देखिए, मेरे पास जब कंप्लेंट आई और जिस तरह से एक ईस्ट दिल्ली में इस तरह का केस भी आया, तो हमारा मानना यही है कि स्कूल में समानता रहे, और ये नींव है बच्चों की। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, ना कि उनको रिलीजन आपस में मतभेद रहे, तो वो कुछ अलग सोचें किसी और रिलीजन के लिए कि वो ऐसा हो रहा है। तो नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उन सब में एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने का, समानता लाने का, अनुशासनता लाने के लिए ही किया गया है। लेकिन नीतिका जी, सवाल एक ये भी है यहाँ पर कि जिस तरीके से हिजाब वाला मामला उठा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें एक तरफ से देखने के लिए मिली। इससे पहले भी शायद बच्चे हेड स्कार्फ पहनकर आते थे, तो क्या तब भी ऑब्जेक्शन किया गया था? देखिए, हेड स्कार्फ अलग है कि चलो अगर गर्मी वगैरह है वैसे, लेकिन अगर आप हिजाब पहन के आते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। जो रिलीजन को है वो आप मदरसों में करिए, स्कूल में हमारे से शिक्षा लीजिए, विद्या का मंदिर है, इसलिए आइए। बस आखिरी सवाल है कि MCD के चुनाव आने वाले हैं और ये जो लेटर आपने लिखा है, तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा इस चुनाव पर? देखिए, चुनाव का तो अलग बात है, ये विषय चुनाव का नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी और मेरा और MCD का सिर्फ एक ही विषय है कि सब बच्चों को समानता मिले, सब बच्चों को एकता का जो संदेश है वो एकता का संदेश उन पे जाए और सभी अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि नीतिका शर्मा का कहना है कि ये पत्र इसलिए लिखा गया है कि स्कूल विद्या का मंदिर है और वहां पर सभी बच्चे समान होते हैं, और इसीलिए ये लेटर में कहा गया है कि सभी बच्चे समान यूनिफॉर्म में आएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कर्नाटक के शिमोगा में आज से कर्फ्यू खत्म हो गया है, लेकिन दफा 144 पीर की सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। शिमोगा में अब सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर आज सेरेमनी ने अहकाम जारी कर दिए हैं। ख्याल है कि 20 फरवरी को रात को शिमोगा में बजरंग दल कारकुन हर्षा का कत्ल हुआ था, जिसके बाद शिमोगा में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे और हालात कशीदा हो गए थे। अब शिमोगा शहर में हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। शिमोगा में बजरंग दल कारकुन हर्षा के कत्ल और इसके बाद रोनुमा हुए तशद्दुद के वाकयात सीबीआई के जरिए जांच कराई जाएगी। बंगलुरु में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने यह मुतालबा किया। इस मसले पर मुस्लिम एमएलएज और अरकान कौंसिल की अहम मीटिंग हुई। मुस्लिम नुमाइंदों ने कहा कि कत्ल के वाक़े के बाद पेश आए तशद्दुद के लिए रियासती वजीर येशुरप्पा जिम्मेदार है। मुस्लिम लीडरों ने कहा कि बंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली के पुरतशद्दुद एहतजाज की जांच एनआईए और बड़े इदारों के करवाई जाती है, तो शिमोगा में सिर्फ पुलिस जांच तक हुकूमत क्यों महदूद है? हुआ एक लड़का जो अर्शा करके जो मर्डर हुआ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो प्रचार हुआ है। जिस दिन रात में मर्डर हुआ 9:30 बजे रात में मर्डर हुआ। वो मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, क्या कई किस मकसद से हुआ, कोई नहीं जानता था। सवेरे जो फसाद होने का कारण ये जो एकाएकी जो हमारे जो मिनिस्टर जो कर्नाटका स्टेट के जो मिनिस्टर है येशुरप्पा के स्टेटमेंट के बाद अभी पुलिस का इंक्वायरी चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके अंदर कार्रवाई से पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मर्डर जो हुआ हर्षा का ये मुसलमान करा करके, वो स्टेटमेंट देने के बाद जो है वो फसाद होता है, पत्थरबाजी होती है, जो भी नुकसान होता है वो स्टेटमेंट के बाद। अगर येशुरप्पा वो स्टेटमेंट नहीं देता तो पत्थरबाजी नहीं होती थी। अब आप हुकूमत होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है और माधुस्वामी लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है। हमारी पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी पुलिस के जरिए से इंक्वायरी होगा। अब छोटे इंसिडेंट को आप सीबीआई की इंक्वायरी बोलते हैं। जेवर जीवन अली का इंसिडेंट सिर्फ 2 घंटे का इंसिडेंट था, उससे तो आप सीबीआई का भी इंक्वायरी कराए, आप एनआईए का भी कराए। तो यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट, यहाँ पर क्यों नहीं आप सीबीआई की इंक्वायरी कराते, क्यों नहीं आप एनआईए की इंक्वायरी कराते? तो 144 सेक्शन रहने के बावजूद प्रोसिक्यूशन को कौन इजाजत दिए? 144 सेक्शन का मतलब क्या है? 4 आदमी से ज्यादा लोग जम नहीं सकते। तो मार्चरी के पास 2000 आदमी जमने के वास्ते कौन इजाजत दिए? और वहां से प्रोसिक्यूशन निकालने के वास्ते कौन इजाजत दिए? जो मर्डर हुआ शिमोगा में उसको लेकर, ये सब चीज को लेकर हमें आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए हम बैठे हैं। तो जिस हालात पर है ये पूरा साजिश है। जो भी शिमोगा में हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, जो अटैक हुए हमारे लोगों का दुकान और जो प्रॉपर्टीज डैमेज करे, और गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करे, बहुत साइलेंट बैठे हैं। या तो एस्टिमेट कराना डैमेज का, या तो कुछ क्या तो भी एक बात करके कुछ संधान करने का तो कोशिश करना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 11,499 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 255 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 23,598 लोग शिफायाब भी हुए। फिलहाल मुल्क भर में 1,21,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जा चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए अब तक 177 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने वाले अवाम से लगातार अपील की जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।